अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, आज के इस प्रोग्राम में कई अहम खबरें आप तक पहुँचाई जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में तजावुज़ात के हवाले से किया हुक्मनामा जारी, उसकी पूरी तफसील आपको मिलेगी और साथ ही मैं आपको ज़ीरो कार्बन स्ट्रीट के हवाले से भी बताऊंगी। कराची की एक ऐसी सड़क जिस पर ट्रैफिक नहीं चलेगा बल्कि आम शहरी चलेंगे और बगैर किसी शोर शराबे के सुकून के साथ शॉपिंग करेंगे। तो चलिए देर किए बगैर अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं कराची से आपको पूरे हफ्ते की ख़ास खबरों से आगाह करूँगी और लाहौर से इस सफ़र में मेरे साथ होंगी महानूर इफ्तिखार। जी महानूर, लाहौर से इस हफ्ते की ख़ास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन और मैं हूं आपके साथ महानूर इफ्तिखार। तो शामिल कर लेते हैं इस हफ्ते की हम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 11,000 से तजावुज़ कर गई। लाहौर में T20 मैचेस देखने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी स्क्रीन्स का इंतज़ाम। लाहौर की 10 साला बाहिम्मत अरूज जो घर की कफालत के लिए आलू चाट का स्टॉल लगाने पर मजबूर। मुल्क में मौजूदा एयर क्वालिटी इंडेक्स पर माहिरीन की राय। पंजाब में आलूदगी फैलाने पर 174 खश्त भट्टे और 121 फैक्ट्रियां सील। पीटीआई हुकूमत ने 3 बरसों में महंगाई के 70 साला रिकॉर्ड तोड़ दिए। ऑरेंज ट्रेन मेट्रो को चलते हुए 1 साल मुकम्मल हो गया। और इस्लामाबाद से इस सफ़र में मेरा साथ देंगी रज़िया खान। जी रज़िया खान, क्या हालात हैं इस्लामाबाद के? शुक्रिया महविश सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और मैं आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाली खबरों से। तो सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। कश्मीर ब्लैक डे के मौके पर इस्लामाबाद में कश्मीर रैली का इनेकाद। पाकिस्तान आपका है, आप हमारे हैं, सदर पाकिस्तान का कश्मीरियों के लिए पैगाम। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद इजाफा। एक हफ्ते में 25 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास। मुस्तहिक घरानों को रियायती कीमतों पर अशियाए खुर्दनी फराहम की जाएंगी। 60% आबादी को वैक्सीन लगाने वाले शहरों में कोरोना पाबंदियां खत्म। वैक्सीन लगाने वाले शहरों की दर्जा बंदी में इस्लामाबाद पहले नंबर पर। इस्लामाबाद में बगैर हेलमेट मोटरसाइकिल सवारों को पेट्रोल नहीं मिलेगा, ज़िलाई इंतज़ामिया। इस्लामाबाद में हादसात के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र ये फैसला किया गया। इस्लामाबाद को मिसाली शहर बनाने के लिए एक और इक़दाम। मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन ने कैपिटल सिटीज़न फाउंडेशन कायम कर लिया। लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब मैं कराची से आपको बताऊंगी इस हफ्ते की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले जान लेते हैं उन खबरों की हेडलाइंस। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में CNG स्टेशन पर बम धमाका, कई अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। कराची में पार्क्स और खेल के मैदान जल्द अज जल्द असल शक्ल में बहाल किए जाएं, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नाला मुतासरीन की बहाली से मुतालिक वज़ीर आला सिंध का जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग के 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची शहर में पहली दफा ज़ीरो कार्बन स्ट्रीट का कयाम। इस स्ट्रीट से कराची के शहरियों को क्या फ़ायदा होगा, आपको इस प्रोग्राम में सारी तफसील बताऊंगी। प्रोग्राम का आगाज़ इस खबर से करेंगे कि कराची के इलाके नॉर्थ नाज़माबाद में CNG स्टेशन पर होने वाले धमाके ने कई घर उजाड़ दिए। ये धमाका इतना शदीद था कि इसकी आवाज़ दूर दूर तक सुनी गई। 29 अक्टूबर की शब कराची में अब्दुल्ला कॉलेज के करीब CNG स्टेशन में गैस लीकेज के बाइस एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके से CNG पंप पर मौजूद कई मोटरसाइकिल सवार जमीन पर गिर गए। इतला मिलते ही रेंजर्स, फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू का अमला मौके पर पहुंच गया। इस धमाके के हवाले से पुलिस हुक्काम का कहना था कि धमाके की जद में आकर 3 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए थे, जबकि एक जख्मी अब्बासी शहीद अस्पताल पहुंचने से कबल ही रास्ते में दम तोड़ गया था, जबकि 6 जख्मियों को अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी जा रही है। धमाके में जाँ बहक होने वालों में 30 साला जुबैर, 70 साला सल्तनत, 32 साला सगीर और हुमायूं शामिल हैं। दूसरी जानिब बम डिस्पोजल स्क्वाड के इंचार्ज आबिद फारूक ने मीडिया को बताया कि CNG पंप पर होने वाला धमाका सिलेंडर धमाका नहीं है। आबिद फारूक के मुताबिक स्टेशन पर एक कमरे में इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ था जिसमें शॉर्ट सर्किट हुआ और गैस का प्रेशर बनने की वजह से धमाका हो गया। CNG स्टेशन पर होने वाले धमाके के हवाले से
हुक्काम मजीद तहकीकात में मसरूफ़ हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के तजावुज़ात के हवाले से अहम फैसलों की। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले में कहा गया है कि कराची में पार्क्स और खेल के मैदान जल्द अज जल्द असल शक्ल में बहाल किए जाएं। अदालत उज़्मा ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की रिपोर्ट को भी गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। एक्सप्रेस न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन अहमद पर मुश्तमिल बेंच ने तजावुज़ात केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कराची भर के रफाही प्लॉटों की तफसीलात पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट का अपने फैसले में कहना था कि पार्कों और खेल के मैदानों में शहरियों को तमाम सहूलियात मुहैया की जाएं। अदालत उज़्मा ने गटर बाकीजा पार्क से फौरी कब्जा खत्म करके पार्क को असल हालत में बहाल करने का भी हुक्म दिया है। अपने तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि बज़ाहिर सिंध हुकूमत और इंतज़ामिया को तजावुज़ात के खात्मे में कोई दिलचस्पी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल को फाल करने और केसेस दायर करने की हिदायत भी जारी कर दी है। तहरीरी फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने एडमिनिस्ट्रेटर कराची को तजावुज़ात के खिलाफ ट्रिब्यूनल से रजू करने की भी हिदायत की है। सुप्रीम कोर्ट ने तजावुज़ात केस में एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से 2 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली है। अब बात करते हैं नाला मुतासरीन के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ने नाला मुतासरीन की बहाली से मुतालिक भी अहम रिमार्क्स दिए हैं और सिंध हुकूमत को हुक्म दिया है कि हर माह तस्वीर के साथ इस हवाले से रिपोर्ट जमा करवाई जाए। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक अदालत उज़्मा का कहना था KDA, KMC और दीगर मुतल्लिका इंतज़ामी इदारों का निज़ाम नाकारा हो चुका है। शहरी इदारों के सरबराहान के अचानक तबादलों से ख़राब हुक्मरानी की मिसाल पेश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का ये भी कहना था कि तबादलों के हवाले से जो पॉलिसी है उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा है। अपने तहरीरी हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने नाला मुतासरीन की बहाली से मुतालिक वज़ीर आला सिंध की जानिब से जमा कराया गया जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने अदालत के सामने पेश होकर रिपोर्ट के निकात पर अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो आला अदालत को मुतमईन नहीं कर सके। अदालत उज़्मा ने हुक्म दिया कि नाला मुतासरीन के लिए सिंध हुकूमत अपने वसाइल से रकम फराहम करे और मुतासरीन की जल्द बहाली के लिए फौरी इक़दामात किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामे में कहा कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गुज्जर, औरंगी और महमूदाबाद नाला मुतासरीन की बहाली के लिए 10 अरब रुपए के बंदोबस्त की यकीन दहानी कराई है। तहरीरी हुक्मनामा जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि मुतासरीन की आबादकारी का मंसूबा मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल किया जाए। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध का कहना था कि सिंध काबीना ने रवां साल के बजट से 1 अरब रुपए की मंजूरी दे दी है, जिससे नाला मुतासरीन के मसाइल हल किए जाएंगे। कराची में FIA साइबर क्राइम विंग ने बड़ी कार्रवाई की है और जाली कोरोना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट बनाने वाले गैंग के 11 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुल्जिमान के खिलाफ बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों के वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स में रद्द बदल करने के भी शवाहिद मिले हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम सिंध इमरान रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि NCOC ने कोरोना के हवाले से मुल्क भर में मौसर किरदार अदा किया। ताहम NCOC की इन काविशों को कुछ अनासर ने ख़राब करने की कोशिश की। इसी तनाजुर में 14 मुल्जिमान पर मुश्तमिल गैंग कोरोना वैक्सीनेशन के जाली सर्टिफिकेट बनाने में मुलव्वस पाया गया। इस गैंग में 2 सरकारी मुलाजमीन भी शामिल हैं। एडिशनल डायरेक्टर साइबर क्राइम के मुताबिक मुल्जिमान का हदफ बैरून मुल्क जाने वाले अफराद को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जाली सर्टिफिकेट जारी करना था। इस गैंग में शामिल 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है और बाकी अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। और अब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम ये जानेंगे कि कराची की पहली कार्बन फ्री स्ट्रीट आखिर है क्या और इससे कराची के शहरियों को क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापसी पर खुशामदीद। इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। कराची शहर में कचरे की वजह से पैदा होने वाले मसाइल की कहानियां तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन इसी शहर में पहली दफ़ा ज़ीरो कार्बन स्ट्रीट का क़याम अमल में लाया गया है। इस स्ट्रीट पर शहरी पैदल चलकर शॉपिंग कर सकेंगे और उन्हें ट्रैफिक फ्री बाजार मिलेगा। डेंसो हॉल से कस्टम हाउस तक तकरीबन 2 किलोमीटर सड़क को ज़ीरो कार्बन स्ट्रीट करार दिया गया है। आइए जानते हैं ज़ीरो कार्बन स्ट्रीट की कहानी आखिर है क्या।
नाजरीन हम पहुंच चुके हैं कार्बन फ्री स्ट्रीट पे और हमारे साथ मौजूद हैं यास्मीन लारी साहिबा जो कि बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने ही ये स्ट्रीट डिज़ाइन की है। तो इनसे पूछते हैं डिटेल्स क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बेटे। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ये एक्चुअली कार्बन फ्री स्ट्रीट है क्या? असल में बात ये है कि अभी दुनिया में बड़ी तबाहियाँ आ रही हैं और क्लाइमेट चेंज हो चुका और हम सारे जो कंट्रीज़ ने एग्री किया हुआ है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर को नहीं बढ़ने देंगे। लेकिन हमें ये भी पता है कि जितना ज़्यादा हम कंक्रीट का और स्टील का इस्तेमाल करते हैं उतना ज़्यादा हम कार्बन एमिशंस बढ़ा रहे हैं और जितनी ज़्यादा हम नई बिल्डिंग्स बनाते हैं उनसे भी कार्बन एमिशंस बहुत बढ़ती हैं। तो पहली तो बात ये कि हर जगह से हमें कंक्रीट का जो काम है वो ख़त्म कर देना चाहिए और हम ये करते हैं कि कंक्रीट के बजाय सीमेंट के बजाय मैं लाइम का इस्तेमाल करती हूँ जो हमारी तारीख़ी इमारतों में होता आया है। तो कोई चीज़ नई नहीं है, ये हमेशा से होता आया है। अगर आप देखें तो पुराने किले सारे बने हुए हैं लाइम से, आप देखें तो रोमन्स के ज़माने के एक्वाडक्ट्स बने हुए हैं, जो पिरामिड्स हैं वो बने हुए हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सीमेंट को ना करें बिकॉज़ माहौल को उसको बड़ा नुकसान होता है। यानी माहौलियाती आलूदगी से बचाने के लिए ही आपने बिल्कुल। और इसके अलावा ये और ये भी ना ग्रीन हाउस गैस एमिशन से आप देख रहे हैं जो तब्दीली आ रही है, माहौलियाती तब्दीली, वो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस की वजह से आ रही है। और ये भी अगर हम देखें कि हम बैम्बू का इस्तेमाल करती हूँ मैं, हाँ वो रिन्यूएबल है, वो आराम से 2.5 साल में उसकी पौध निकल आती है और वो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो बजाय कि स्टील की चीज़ें हम बनाएं, बजाय इसके कि हम लकड़ी को इस्तेमाल करें, अगर हम ये चीज़ें करेंगे तो हमें फिर ज़ीरो कार्बन मिल जाएगा ताकि हम कोई एमिशंस ना कर रहे हैं। ऐसे इलाके होने चाहिए लोगों की सेहत के वास्ते, क्योंकि अगर हम लोगों की सेहत का इस्तेमाल का ख्याल नहीं करेंगे तो फिर हम शहर में क्या कर रहे हैं। तो लिहाजा हमें चाहिए कि, और पौधे हमें चाहिए बहुत सारे बिकॉज़ वो फ़िल्टर करते हैं तमाम गंदगी को और आलूदगी को। और अगर आप देखें यहाँ हमने 4 बाग लगाए हैं, 4 बागों में हमारे पौधे बड़े अच्छे उग रहे हैं, अच्छे खासे बाग तो बहुत बड़े हो गए हैं जो हमने मार्च में लगाए थे। तो आई थिंक वी कैन डू इट ऑल। और जो मेरी पेवमेंट्स हैं सारी, वो मेरी ख़वातीन हैं मकली में जिन्होंने 1.5 लाख टाइलें बनाई हैं ये वहाँ पे। अच्छा, ये वाली जो है जो आप खड़े हैं। अच्छा, ये जो रास्ता है ये 2 किलोमीटर का है। ये रास्ता तो छोटा है लेकिन हमने जो नोटिफाई करवाया हुआ है, जो हमारी सिंध हुकूमत ने एक्चुअली जो कमिश्नर्स ऑफिस ने किया है, वो अप टू कस्टम हाउस इट कैन बिकम अ वॉकिंग स्ट्रीट। तो ये हमारा पहला सेगमेंट है जो मैंने करवा दिया। और चूँकि इसके लिए फंडिंग नहीं थी तो लिहाजा फिर हेरिटेज फाउंडेशन ने सोचा कि हम खुद ही हमने कोई 1.5 करोड़ रुपया इस पर लगाया है ताकि हम दिखा दें कि ये चीज़ें हो सकती हैं। और ये फिर हो गया। फिर और लोगों ने ताउन किया। यहाँ पे हमारे साथ डीसी साउथ हैं इरशाद सोदर साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमारे पार्टनर बन गए, वो तमाम चीज़ों को वो कोऑर्डिनेट करते रहें। तो इसमें बड़ी अच्छी एक पार्टनरशिप डेवलप हुई है। और अब ये है कि जो हमारे तमाम यहाँ दुकानदार हैं, स्टेक होल्डर हैं, वो चीज़ों का ख्याल कर रहे हैं, एक ओनरशिप डेवलप हो रही है। आप प्लीज़ ये सबसे कहें, प्लीज़ ऐसा करें, शहर को अपने साफ़ सुथरा करें, खूबसूरत बनाएं, तारीख़ी इमारतों को बचाएं, तो इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा नेचर ही नेचर को बचाता है। हाँ, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच फॉर यू मोस्ट वेलकम। जी तो नाजरीन, मैंने कराची से हफ्ते भर की अहम खबरें आप तक पहुंचा दी और अब रुख करते हैं लाहौर का, जहां महानूर इफ्तिखार हमारी मुंतज़र हैं और महानूर आपको बताएंगी खास खबरों की तफसील। ओवर टू यू महानूर। वेलकम बैक नाजरीन। आपको बताएं कि अब पंजाब भर में घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम का आगाज कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कोरोना वैक्सीनेशन सहूलत हर दहलीज तक मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन की ये खुसूसी मुहिम 12 नवंबर तक जारी रहेगी, जिसके तहत रोजाना 10 लाख शहरियों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए 14,000 नए वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम करने के अलावा 13,000 टीमें भी तश्कील दी गई हैं। ये खुसूसी टीमें पंजाब के हर मोहल्ले और गांव में जाकर मुफ्त वैक्सीनेशन लगाएंगी। नाजरीन, अब ये आप सबकी जिम्मेदारी है कि हुकूमत की जानिब से घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम से फायदा उठाएं, अपने घर वालों को कोरोना वैक्सीनेशन लगवाएं, क्योंकि कोरोना से निजात का वाहिद हल वैक्सीनेशन है, ताकि हम जल्द कोरोना वबा से छुटकारा हासिल कर सकें। जी तो नाज़रीन, बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब। पंजाब में डेंगू केसेस की तादाद 11,000 से तजावज़ कर गई है। नए केसेस में से 408 लाहौर से रिपोर्ट हुए, जहां शहर में डेंगू बुखार खतरनाक हद तक फैल रहा है। इसके बाद रावलपिंडी में ये तादाद 33 है। सूबाई दारुल-हुकूमत के सरकारी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के दाखिले के लिए बिस्तरों की कमी है। शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में 2 से 3 मरीजों के लिए 1 बिस्तर मौजूद है, जबकि कई दिगर सेहत की सहूलियात की राहदारियों में स्ट्रेचर पर इलाज करवाने पर मजबूर हैं।
محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب کے کسی بھی حصے میں ڈینگی بخار سے کوئی موت نہیں ہوئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ڈینگی کے کل 2183 مریض مختلف سرکاری اور نجی شعبے کے اسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جن میں لاہور میں 1245 شامل ہیں۔ لاہور میں T20 میچز دیکھنے کے لیے مختلف مقامات پر بڑی سکرینز کا انتظام، مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہاتھوں میں قلم کتاب کی جگہ چمچ اور پیالہ، کرسی میز کی جگہ سڑک کنارے چنا چاٹ کا اسٹال۔ لاہور کی 10 سالہ عروج کے سر سے والد کا سایہ اٹھا تو گھر کی کفالت کی ذمہ داری اس پر آ گئی۔ ماما مجھے چنا چاٹ بنا کے دیتی ہے جن کو میں آ کے سیل کرتی ہوں۔ ایک کمرے کے مکان میں رہنے والے اس خاندان کو 3 ماہ میں یہ گھر خالی کرنا ہے۔ میری وزیر اعظم سے یہ اپیل ہے کہ وہ ہمیں رہنے کے لیے ایک محفوظ چھت دے۔ عروج روزانہ شام کو 5 بجے اپنے چنا چاٹ کا اسٹال لگاتی ہے، جو اس کی والدہ اسے بنا کر دیتی ہیں۔ کافی محسوس ہوتا کہ گھر دے وچ مرد نہیں ہے، بہت مشکل اٹھانی پڑتی ہے۔ ہمت اور خودداری رکھنے والی یہ ننھی پری ہاتھ پھیلانے کی بجائے ہاتھ سے محنت کو ترجیح دیتی ہے۔ ناظرین، پاکستان آلودگی کے خاتمے کے لیے کئی اقدامات اٹھا رہا ہے۔ اس کے باوجود لاہور سمیت کئی شہر ایسے ہیں جن کا شمار دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں کیا جاتا ہے۔ لاہور میں فضائی آلودگی کی جانچ کا کیا طریقہ کار ہے، جبکہ سرکاری اور نجی اداروں کی طرف سے جاری کیے جانے والے ڈیٹا میں فرق کیوں ہوتا ہے، اس بارے میں دیکھتے ہیں آصف محمود کی یہ رپورٹ۔ لاہور سمیت ملک کے کئی شہر دنیا کے 10 آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے ملک میں ایئر کوالٹی سے متعلق ڈیٹا کی درست اوسط نہیں نکالی جاتی۔ ہمیں ریزیڈینشل ایریاز کا بھی چاہیے، ایگریکلچرل لینڈ کا چاہیے، پھر اس کا ایوریج لے کے ہم ایئر کوالٹی انڈیکس کو دینا چاہیے۔ آئی کیو ایئر کے مطابق لاہور میں 17 اکتوبر کو ایئر کوالٹی انڈیکس 194 تھا، جبکہ پنجاب انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق زیادہ سے زیادہ انڈیکس 181 ریکارڈ کیا گیا۔ اسی طرح 26 اکتوبر کو آئی کیو ایئر کے مطابق ایئر کوالٹی انڈیکس 209 اور ای پی اے کے مطابق 134 تھا۔ ایک جگہ کے سینسر کو بنا لیں کہ پورے کنٹری کا یا اس کا وہ شہر کا، تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ صوبائی وزیر محکمہ تحفظ ماحولیات پنجاب محمد رضوان نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ 2 سال میں پنجاب میں اسموک آئی ہی نہیں۔ نجی اداروں نے ایئر کوالٹی کی جانچ کرنے والے آلات کی تنصیب درست نہیں کی ہے۔ بغیر چیزوں کو صحیح لگائے زیب نہیں دیتا اپنے ملک کے لیے۔ فیکٹس سامنے لے کر آئیں، وہ جیسے بھی ہوں گے ہم قبول کرنے کے لیے تیار ہیں اور اس میں بہتری بھی لے کے آئیں گے۔ ماہرین کہتے ہیں قابل اعتماد ڈیٹا نہ ہونے کی وجہ سے عالمی سطح پر مشکلات کا سامنا ہے۔ ناظرین، آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے جوڈیشل واٹر انوائرمنٹ کمیشن نے پنجاب بھر میں کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ کمیشن کی رپورٹ کے مطابق پنجاب بھر کے 2227 بھٹوں کی انسپیکشن کی گئی۔ 513 بھٹوں کے مالکان کے خلاف مقدمات درج اور 78 لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے گئے اور آلودگی پھیلانے والے 174 بھٹوں کو سیل کر دیا گیا۔ دھواں چھوڑنے پر 31,000 سے زائد گاڑیوں کو وارننگ دی گئی۔ اس کے علاوہ 5,000 فیکٹریوں کی انسپیکشن کی گئی، جس پر آلودگی کنٹرول نہ کرنے والے آلات کا استعمال نہ کرنے والی 121 فیکٹریوں کو سیل کر دیا گیا۔ ناظرین، اب امید کرتے ہیں کہ جوڈیشل واٹر کمیشن کی پنجاب بھر میں کارروائیوں سے آلودگی کو کنٹرول کرنے میں مدد ملے گی۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کی، جس نے 70 سالہ ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ تحریک انصاف حکومت کے 3 سالوں کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتیں دگنی ہو گئیں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ان 3 سالوں میں بجلی کی قیمتوں میں 57% اضافہ، پیٹرول کی قیمت میں 49% اضافہ، خوردنی تیل اور گھی کی قیمتیں دگنی ہو کر 350 روپے فی کلو تک جا پہنچی۔ چینی کی قیمت میں 3 سال کے دوران 83% اضافہ ہوا اور اس طرح 54 روپے فی کلو فروخت ہونے والی چینی کی قیمت اب 100 روپے سے تجاوز کر چکی ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ دیگر آٹے کی 20 کلو تھیلے کی قیمت میں 52% اضافہ، مرغی کی قیمت میں گزشتہ 3 سالوں کے دوران 60% اضافہ ہوا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں موجودہ حکومت نے 3 سال کے دوران بجلی کی قیمتوں میں 57%، پیٹرول کی قیمت میں 49% اضافہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ خوردنی تیل اور گھی کی قیمتوں میں زبردست اضافہ ہوا ہے۔ گھی کی حالیہ قیمت 400 روپے سے بڑھ گئی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی رکنے کا نام نہیں لے رہی۔ آٹا، چینی، گھی، ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے۔ غریب کا بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے۔ ہم دکاندار ہیں، ہم سے نہ بل دیے جا رہے ہیں، نہ کرایہ دیا جا رہا ہے، نہ ملازموں کی سیلری دی جا رہی ہے۔ ابھی سردی بھی نہیں آئی اتنی زیادہ،
तो अंडे इतने बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं, हर चीज़ को आग लगी हुई है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों का सर्किट पूरा हो नहीं रहा। महंगाई की आपको क्या बताएं सर, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है। और दूसरी बात है कि ये लोकल जो सवारी होती है ना वो कम ही मिल रही है, रिक्शे में इतना काम शाम नहीं है। महंगाई से हमारा बेड़ा गर्क हो गया, समझ लें सर में दर्द शुरू हो गई सोच के कि भाई क्या रेट सब्जी के हैं, क्या रेट घी के हैं, क्या रेट दालों के हैं। इस दौड़ में जो है किसी हर चीज़ की कीमतें आसमानों को छू रही हैं। पेट्रोल की जैसे कीमतें बढ़ी हैं उसके हिसाब से देखा जाए तो हर चीज़ आपकी पहुंच से दूर है। गरीब आदमी 800 रुपये की दिहाड़ी है तो 200 रुपये की कैसे सब्जी चलाएंगे? 4-5 बच्चे हैं तो कैसे कमाएंगे? आटा लेके आएंगे कि या सब्जी लेके जाएंगे? दीगर अशियाए ज़रूरिया में चीनी की कीमत में 3 साल के दौरान 83% इजाफा हुआ, जो 54 रुपए किलो से बढ़कर 115 रुपए किलो तक जा पहुंची है। इसके अलावा आटे के 20 किलो थैले की कीमत में 52% इजाफा, जबकि मुर्गी की कीमत में 60% इजाफा हुआ है। हुकूमत के पास खौफनाक महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई ठोस हिकमत अमली तो दिखाई नहीं देती। ताहम हुकूमत का कहना है कि पाकिस्तान में खित्ते से सबसे कम महंगाई है। महंगाई की शदीद लहर में कम आमदनी वाला तबका बुरी तरह मुतासिर हुआ है, लेकिन इसके बारे में भी अभी तक कोई रिलीफ पैकेज नहीं बनाया जा सका। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा की शक्ल में आवाम पर महंगाई की एक और तलवार अभी भी लटक रही है कि कब हुकूमत एक बार फिर कीमतों में इजाफा कर दे। तो नाज़रीन, पंजाब की तारीख के सबसे बड़े ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन को 1 साल मुकम्मल हो गया। 1 साल के दौरान 2 करोड़ से ज़ायद मुसाफिरों ने ऑरेंज लाइन ट्रेन से सफ़र किया। ऑरेंज लाइन ट्रेन को टिकटों की मद में 80 करोड़ रुपए आमदन हुई। इस हवाले से देखिए आमिर नवीद चौधरी की ये रिपोर्ट। 1 साल के दौरान ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन ने ट्रैक पर 84,993 ट्रिप्स मुकम्मल किए। ऑरेंज लाइन ट्रेन ने मजमूई तौर पर 1,12,30,000 किलोमीटर सफर किया। ट्रेन की कारकर्दगी 99% से जायद रही। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन ने 1 साल के दौरान 300 दिनों से ज्यादा तक मुसाफिरों को सफरी सहूलियात मुहैया की। एहतजाज और मुजाहरों के बायस ऑरेंज लाइन ट्रेन मुतअद्दिद मरतबा बंद हुई और इसके स्टेशन को भी नुकसान पहुंचा। आलमी वबा कोरोना के बायस मुतवातिर लॉकडाउन के बावजूद लोगों की बड़ी तादाद ने इसमें सफर किया। हर 5 मिनट के वक्फे से चलने वाली ये ट्रेन सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक अली टाउन तक डेरा गुजरा 26 स्टेशनों के जरिए लाहौर के शहरियों को आरामदेह सफरी सहूलियात फराहम कर रही है। तो ये था कॉस्मोपॉलिटन लाहौर का मुकम्मल अहवाल। अब मुझे दीजिए इजाजत। इस्लामाबाद के अहवाल के साथ आपको ज्वाइन करेंगी रजिया खान, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। शामिल करते हैं पहली खबर। 27 अक्टूबर 1947 को भारत के कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जे की में यौम सयाह के मौके पर सदर मुमलिकत ने इस्लामाबाद में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और अहम हुकूमती शख्सियात के हमरा कश्मीर रैली में शिरकत की। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि कश्मीरियों के दिल हमारे साथ धड़कते हैं। जब क्रिकेट मैच पर वो हमारी खुशियों में शरीक होते हैं तो इन पर मुकदमे किए जाते हैं। बहुत बड़ी बात है कि जुल्म के इन अंधेरों में भी वो पाकिस्तान के साथ अपनी मोहब्बत और जज्बात की अक्कासी करते हैं। कश्मीरी बार बार दुनिया को उसका वादा याद दिलाते हैं जो पूरा नहीं हुआ। मकबूजा कश्मीर में पैलेट गन्स की वजह से सैकड़ों अफराद अपनी बीनाई से महरूम हो चुके हैं। इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के जालिमाना कब्जे के 74 साल मुकम्मल हो गए। इस्लामाबाद में मकबूजा कश्मीर में भारतीय तसल्लुत और मजालिम के खिलाफ दफ्तर खारजा से डी चौक तक एहतजाजी रैली निकाली गई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने रैली के शुरका से खिताब में इस अज़्म को दोहराया कि पाकिस्तान कश्मीरी भाइयों के साथ है। बहुत जुल्म हो चुका, सबसे बड़ा जुल्म तारीख के एतबार से कश्मीर के अंदर हो रहा है। पैगाम हमारा ये है हिंदुस्तान को वार्निंग कि बंद कर दो, खुद ही अंदर से तबाह हो जाओगे। बंद कर दो ये जुल्म, अल्लाह तुमको तबाह करेगा। दूसरी तरफ कंट्रोल लाइन के दोनों अतराफ में एहतजाजी मुजाहिरे और रैलियां जारी हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा है, कश्मीरी बहन भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि आपकी जिद्दोजहद में आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की हुकूमतें, अवाम और पाक अफवाज अपनी अखलाकी, सियासी और सफारती हिमायत जारी रखेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी अरब का 3 रोज़ा सरकारी दौरा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की ख़ुसूसी दावत पर 3 रोज़ा दौरा सऊदी अरब के लिए रियाज़ गए थे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, जिसमें पाक सऊदी अरब ताल्लुकात और माहौलियाती मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के मौके पर वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा थे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सऊदी अरब कितना कामयाब रहा, इस हवाले से देखते हैं ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। मुल्की मुईशत, रुपए की कदर कीमत और ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ाने के हवाले से अच्छी खबर आ गई। सऊदी डेवलपमेंट फंड के ट्वीट के मुताबिक 3 अरब डॉलर की खती रकम स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवाई जाएगी। सऊदी अरब 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का उधार तेल भी देगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने ट्वीट में सऊदी वली अहद से इज़हार तशक्कुर किया है। इमरान खान ने 1.2 अरब डॉलर की रिफाइंड पेट्रोलियम मसनूआत की फाइनेंसिंग पर मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है, सऊदी अरब हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ रहा है। इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने सऊदी इमदाद को खुश आइंद करार दिया। इस वक्त उन्होंने 1 साल में 4.2 दे दिया और इस वक्त आप देखेंगे कि जो तेल की कीमतें हैं और जो प्रेशर है हमारे रुपये पे उसको देखा जाए तो ये हमारा जो 4.2 बिलियन 1 साल के लिए जो मिला है ये हमारे लिए ज़्यादा मुफीद है। जो तेल है पाकिस्तान में आज भी सिवाय चंद ममालिक जो तेल बनाते हैं दुनिया के जो सबसे कम कीमतें पाकिस्तान में हैं। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन के मुताबिक हमारी इनकम कम है। अब जो तकाबली जायजा आया है इसमें पाकिस्तान दुनिया में सस्ता तरीन मुल्क है। शामिल करते हैं अगली खबर। मुल्क में महंगाई की शरह में मजीद 1.23% इजाफा हो गया। महंगाई की मजमूई शरह 14.31% तक पहुँच गई। एक हफ्ते में 25 अशिया ज़रूरत की कीमतों में इजाफा और 4 अशिया की कीमतों में कमी हुई। इदारा शुमारियात की तरफ से जारी की जाने वाली रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर 10 रुपये 71 पैसे, LPG घरेलू सिलेंडर 90 रुपये 31 पैसे महंगे हो गए। चीनी की फ़ी किलो कीमत में 3 रुपये 77 पैसे का इजाफा हुआ। चीनी की फ़ी किलो कीमत 104 रुपये 52 पैसे हो गई। बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब। मुस्तहिक घरानों को रियायती कीमतों पर अशियाए खुर्दनी फराहम करने के लिए मंसूबे में पेशरफ्त। एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम के डिज़ाइन की मंजूरी दे दी गई। प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए मोबाइल पॉइंट ऑफ सेल का निज़ाम तश्कील दिया गया है। इमरान खान की मावन ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर की ज़ेर सदारत एहसास टारगेटेड सब्सिडी प्रोग्राम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में गवर्नर और डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक, सदर नेशनल बैंक, MD यूटिलिटी स्टोर्स और चेयरमैन पाकिस्तान रेवेन्यू ऑटोमेशन लिमिटेड ने शिरकत की। शामिल करते हैं अगली खबर। 60% आबादी को वैक्सीन लगाने वाले शहरों में कोरोना पाबंदियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का फैसला कर लिया गया। NCOC ने कोरोना वैक्सीन के हवाले से आला कारकर्दगी दिखाने वाले शहरों में हौसला अफजाई के लिए मामूलाते ज़िंदगी को मामूल पर लाने का फैसला कर लिया। दर्जाबंदी के मुताबिक इस्लामाबाद, मंडी बहाउद्दीन, गिलगित और मीरपुर 60% आबादी को वैक्सीन लगाने पर बेहतरीन वैक्सीन शुदा शहर करार पाए हैं। विफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत NCOC का इजलास हुआ। कोरोना की सूरत हाल और मुख्तलिफ शहरों की मुकम्मल वैक्सीनेशन की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। NCOC के सरबरा असद उमर का कहना है कि हम पाकिस्तान को वैक्सीन लगाने के लिए पेशरफ्त जारी रखे हुए हैं। उनका मजीद कहना था कि खुशी हो रही है कि 7 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम अज़ कम एक खुराक मिल चुकी है और 4 करोड़ अफराद को मुकम्मल तौर पर वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इस हवाले से बात करते हैं पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए सेहत डॉक्टर नौशीन हामिद से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये बताएं कि 7 करोड़ लोगों को अब तक वैक्सीन लगाई जा चुकी है, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी? जी देखें, बिल्कुल ये 7 करोड़ लोग वो हैं जिन्होंने कम से कम एक डोज जो है वो हासिल कर ली है। वैसे टोटल वैक्सीनेशन जो हैं वो हमारी 10 करोड़ से ज़्यादा डोजेस जो हैं वो लग चुकी हैं, जिनमें से बहुत से लोग 3-4 करोड़ के करीब ऐसे हैं जिनको कंप्लीट वैक्सीनेशन यानी डबल डोज लग चुकी है, वो फुली वैक्सीनेटेड हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमने एक इतनी बड़ी आबादी का मुल्क होने के बावजूद जो है हमने इस बड़े टारगेट को अचीव किया है और हर आने वाले दिन के साथ जो है हम जो अपना असली हदफ है जो 2021 के आखिर तक दिसंबर तक जो हमारा टारगेट है कि हम अपनी 70% ऑफ एलिजिबल पॉपुलेशन को लगा लें, तो इंशाल्लाह ताला इस स्पीड पे हम उस तक पहुंच जाएंगे। जी जरूर इंशाल्लाह। ठीक है, शुरू में हमने देखा कि लोगों में वैक्सीन लगाने का रुझान ना होने के बराबर था, अब लोगों का रिस्पांस कैसा है? जी बिल्कुल, जिस वक्त शुरू में ये वैक्सीन आई थी पाकिस्तान में, तो चूंकि ये पूरी दुनिया में ही पहली दफ़ा ये वैक्सीन बनी थी,
اور لوگوں کو اس کے بارے میں بہت ساری ریزرویشن تھی، کانفیڈنس نہیں تھا. ایون جو ہم نے سب سے پہلے ویکسینیشن کھولی تھی اپنے فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز کے لیے، تو وہ ڈاکٹرز، نرسز، پیرامیڈکس، حالانکہ وہ میڈیکل فیلڈ میں تھے، وہ بھی ہیزیٹنٹ تھے. شروع میں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلا کروڑ جو ہے اس کو ہمیں کرنے میں 112 دن لگے تھے، مگر اب جو ہے ہم یہ 1 کروڑ کا ہدف جو ہے یہ 8-10 دن میں اچیو کر لیتے ہیں. تو اس حساب سے میں سمجھتی ہوں کہ اب لوگوں میں ایکسیپٹنس جو ہے وہ آ گئی ہے اور کانفیڈنس آ گیا ہے، اور سب سے بڑھ کے کہ اس چیز کی اویئرنیس آ گئی ہے کہ اگر اس پینڈیمک کو ہم نے ختم کرنا ہے اپنے ملک سے اور اس دنیا سے، تو اس کا واحد حل جو ہے وہ ویکسینیشن ہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جو لوگ اب بھی ویکسین لگانے کو ترجیح نہیں دے رہے، ان کے لیے کیا کوئی سخت اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ دیکھیے جی، حکومت نے تو ایک ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی، اور اب وہ 31 اکتوبر کو وہ ڈیڈ لائن بھی ہو جائے گی کہ اب جو عام شہری جو سہولیات ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، چاہے وہ ٹرانسپورٹیشن ہو، چاہے مارکیٹس میں جانا ہو، اسکولز میں ٹیچرز کے لیے بھی، اور 12 سال سے بڑی عمر کے بچوں کے لیے بھی، اور جتنی بھی روزمرہ کی ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ویکسینیشن کارڈ کے بغیر جو ہے اب لوگ اس کو اویل نہیں کر سکیں گے. تو آنے والے دنوں میں کہ جن لوگوں نے ویکسینیشن نہیں لگائی ہوگی وہ باہر زیادہ نہیں نکل سکیں گے، نہ ٹرانسپورٹ استعمال کر سکیں گے، شادی ہالز میں، میرج پلیسز پہ، مارکیٹس میں، ہر جگہ ان کے لیے جو ہے ریسٹرکشنز ہوں گی. تو اس کی وجہ سے کئی جگہ پر پیٹرول پمپ جو ہے وہاں پر پیٹرول نہیں دیا جاتا جب تک آپ کے پاس ویکسینیشن سرٹیفکیٹ نہ ہو. تو یہ میکنزم اب جو ہے یہ 31 اکتوبر کے بعد مزید سخت ہو جائے گا. چیکنگ جو ہے اس کو زیادہ وہ کیا جائے گا، اس کو اسٹرکٹلی مانیٹر کیا جائے گا، تو پھر لوگوں کے پاس کوئی چوائس نہیں ہوگی ویکسینیشن نہ لگوانے کی. جن شہروں میں 60% ویکسین لگائی جا چکی ہے، ان کو 100% تک لے جانے کے لیے ہمیں کتنا عرصہ لگ سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اب تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ دن میں 10 لاکھ کے قریب ویکسینیشن ہو رہی ہیں، کسی دن ہم 15 لاکھ کے ٹارگیٹ کو بھی اچیو کر لیتے ہیں. اور اب چونکہ ہم نے موبائل ویکسینیشن کا بھی سلسلہ اب کچھ عرصے سے جاری ہے، ڈور ٹو ڈور اب لوگوں کے آنے کا انتظار نہیں کیا جاتا ہے کہ وہ ویکسینیشن سینٹر پہ آئیں، بلکہ لوگوں کے ڈور اسٹیپ کے اوپر خود پہنچا جا رہا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ڈیفینیٹلی ویکسینیشن کے پروسیس کو انہوں نے تیز کیا ہے، اور میں سمجھتی ہوں زیادہ عرصہ نہیں لگے گا. اب جو میں نے آپ کو ٹارگیٹ بتایا تھا کہ دسمبر 2021 کا، اس تک مجھے امید ہے کہ جو حکومت نے اپنے ٹارگیٹ رکھے تھے ہم نہ صرف اس کو اچیو کریں گے بلکہ اس سے تھوڑا اوپر کا نمبر جو ہے وہ ہم اچیو کر لیں گے. بہت شکریہ نوشین حامد پروگرام میں شرکت کے لیے. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. اسلام آباد میں بغیر ہیلمٹ موٹر سائیکل سواروں کو پیٹرول فروخت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی. ڈپٹی کمشنر حمزہ شفقات کا کہنا ہے کہ مجسٹریٹس اسلام آباد میں پیٹرول پمپس کا معائنہ کریں گے، جبکہ اسلام آباد پولیس سڑکوں پر انسپیکشن جاری رکھے گی. ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ اسلام آباد میں حادثات کے بڑھتے واقعات کی وجہ سے پابندی دوبارہ عائد کی گئی ہے. شامل کرتے ہیں اگلی خبر. فیڈرل کیپٹل اسلام آباد کی خوبصورتی اور شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے قائم کیپٹل سٹیزن فاؤنڈیشن کی افتتاحی تقریب کا انعقاد ایک نجی ہوٹل میں کیا گیا. وفاقی وزیر برائے پرائیویٹائزیشن محمد میاں سومرو نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی. کیپٹل سٹیزن فاؤنڈیشن کے چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر محمد امجد نے شرکاء کو خوش آمدید کہا. اس موقع پر کیپٹل سٹیزن فاؤنڈیشن کے چیئرمین جنرل ریٹائرڈ احسان الحق نے اس پلیٹ فارم کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کے دارالحکومتوں کی طرح اسلام آباد کو ترقی یافتہ اور خوبصورت بنانا ان کا مشن ہے. ہم سیمینار کا انعقاد کریں گے جہاں دنیا کے خوبصورت شہروں کے میئرز کو مدعو کیا جائے گا تاکہ اسلام آباد کو خوبصورت اور ترقی یافتہ بنانے کے لیے ان کے تجربات سے استفادہ کیا جا سکے. ان کا کہنا تھا کہ ہم نے شہریوں اور حکومت کے ساتھ مل کر شہر کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.